बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। हम जो एसएलओ कवर करने जा रहे हैं वो है डिस्क्राइब। अब देखो, एक्शन वर्ब पे फोकस करना है। डिफाइन नहीं कह रहा, डिस्क्राइब कह रहे हैं, बताना है, समझाना है। किसे? स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। हमने साइंटिफिक मेथड के स्टेप्स को डिटेल पढ़ना है और वो हमें बता भी रहा है स्टेप्स कौन से हैं। कौन कौन से? रिकॉग्निशन है, ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस को बनाने के लिए डिडक्शन का मेथड है, फिफ्थ पे एक्सपेरिमेंट्स और लास्ट पे रिजल्ट्स। तो अगर हम देखें, असल में 6 छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उन्हें मिला दिया गया है। अब ये जो एसएलओ है ना, इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए भी ज्यादा है कि अगर हम बोर्ड पर्सपेक्टिव से देखें तो इसकी वेटेज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बनती है। बायो में शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज तो कहीं से भी आ जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी लेंथ ज्यादा होती है, वेटेज ज्यादा होती है। हमें पता लग जाता है एग्जामिनर इसको प्रेफर करेगा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। साइंटिफिक मेथड वही है, क्योंकि हमने 6 मुख्तलिफ पॉइंट मिला के ये टॉपिक कवर करना। इन्हीं को हमने वन बाय वन पढ़ना है। नॉलेज, जिसे हम टॉपिक भी कहते हैं करिकुलम में, उसके लिए नॉलेज का वर्ड यूज हो। हमने नॉलेज इससे जो बनाया है वो है साइंटिफिक मेथड इन बायोलॉजी। क्या है साइंटिफिक मेथड? एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसे साइंटिस्ट यूज करते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। किसे? नेचुरल वर्ल्ड को, हमारे अराउंड जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए साइंटिस्ट जो मेथड यूज करते हैं, तरीका यूज करते हैं, इसे आप कहते हो साइंटिफिक मेथड। कहते हैं ये सिस्टमैटिक अप्रोच है, यानी इसका मतलब ये है कि जो साइंटिफिक मेथड है ये रैंडम प्रोसेस नहीं है कि जिसका जैसे दिल चाहे कर ले। आप देखते हो कि जब भी हमें कुछ न्यू डिस्कवर करना पड़ता है या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, हम एक प्रॉपर मेथड फॉलो करते हैं। ये मेथड जब हम बायो पे अप्लाई करते हैं तो आप इसे साइंटिफिक मेथड की बजाय बायोलॉजिकल मेथड भी कहते हैं। तो अगर आपके पास बायोलॉजिकल मेथड का लफ्ज आ जाए तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, साइंटिफिक मेथड्स ही बायोलॉजिकल मेथड्स हैं। ये देखो, ये वो 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है कि हम क्वेश्चन करते हैं। हमारा एसएलओ क्या कहता था, जरा गौर से देखो। रिकॉग्निशन, पहचानना, मसले को पहचानना। मसले को कैसे पहचानोगे? जब आपको उसके बारे में सवालात आएंगे, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे इसको रोका जा सकता है। ये वो सवालात आते हैं हमारे जहन में। जब आप रिकॉग्निशन कर लेते हो, फिर आप उससे मुताल्लिक ऑब्जर्वेशन करते हो, अपने सेंसेस को यूज करते हो। फिर उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस बनाने का जो तरीका है वो डिडक्शन है। जब हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं, फिर हम एक्सपेरिमेंट करके चेक करते हैं हमने जो हाइपोथेसिस बनाया है ये सही है या गलत है, और लास्ट पे फिर हम अपने रिजल्ट्स को देखते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि या तो हमारा हाइपोथेसिस ठीक होगा या फिर ये गलत होगा। अगर तो ठीक है तो काम ठीक, और अगर गलत है तो हमें एक नया हाइपोथेसिस बनाना पड़ता है। हाइपोथेसिस क्या है अभी पढ़ते हैं। ये वो 6 स्टेप्स हैं जिन्हें आप मिला के साइंटिफिक मेथड कहते हो। इन्हीं को आज हम पढ़ने लगे हैं। इसकी अहमियत क्या है, हमें क्यों साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करना चाहिए, क्यों ऐसा नहीं होता कि जिसका जैसे दिल कर रहा है वो वैसे ही करें। उसकी वजह यह है कि जब हम साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हैं ना, तो हमारे लिए चीजों की डिस्कवरी आसान हो जाती है। हम बहुत सारे नए मिसाइल्स का नया हल निकालते हैं। जैसे कहता है वैक्सीन की डेवलपमेंट, ये एक साइंटिफिक डिस्कवरी है। क्या हम सब ने नहीं देखा आज से 4 साल पहले जब कोरोना आया तो उसने किस तरह हम पे असरअंदाज हुआ, हम पे इंपैक्ट किया। लॉकडाउन लग गया, सारी दुनिया मफलूज होकर रह गई अपने घरों के अंदर। हम तब तक इस खौफ से बाहर नहीं निकले थे जब तक इसके अगेंस्ट वैक्सीन नहीं बन गई। और आपको क्या लगता है कि वैक्सीन रैंडम बन गई थी? पूरा एक प्रोसीजर था, प्रोटोकॉल था जिसको फॉलो किया गया था, और उसमें साइंटिफिक मेथड अप्लाई होता। इसी तरह अगर आप माजी में जाके देखो तो डीएनए की डिस्कवरी और इसका स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करना ये बहुत बड़ी बात थी। आज हमें पता है कि हम जो अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, सेल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसे डीएनए कंट्रोल करते हैं।
लेकिन जब फर्स्ट टाइम डीएनए डिस्कवर हुआ था इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तो उस टाइम इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना ही बहुत बड़ी बात थी, जो कि हमने साइंटिफिक मेथड से किया था। इसमें फिर आप देखते हो डिफरेंट साइंटिस्ट आपस में कोलैबोरेट करते हैं। कोलैबोरेशन के दौरान क्या होता है, एक अपनी फाइंडिंग्स को, एक साइंटिस्ट के पास जो भी इल्म होता है वो दूसरे के साथ शेयर करता है, दूसरा तीसरे के साथ। जब सब एक दूसरे के साथ ताउन करते हैं तभी हमें अपने मसाइल का हल निकलता। हम आज इस एसएलओ के लिए जो प्रॉब्लम पढ़ने जा रहे हैं वो है डेंगू फीवर। ये हमारा मसला है। तो पहला स्टेप क्या था, रिकॉग्निशन। हमने रिकॉग्निशन कर लिया है कि हमारी सोसाइटी में ना ये एक नई बीमारी आ गई है, डेंगू फीवर। हम अक्सर देखते हैं कि हर एक स्पेसिफिक सीजन के अंदर जिसमें इसके फैलने के चांस होते हैं, हमारे पास प्रॉपर एक कैंपेन चलाई जाती है, मीडिया के अंदर लोगों को अवेयर किया जाता है, स्प्रे करने वाले आते हैं, घरों के अंदर टैंकी पानी चेक करते हैं, कहीं इसमें मच्छर ने अंडे दे के डेंगू फीवर के फैलाने के लिए तो काम नहीं किया हुआ। ये हमारा मसला है। डेंगू फीवर एक वायरस से होता है जिसे हम कहते हैं डेंगू वायरस। अब ये वायरस हमारी बॉडी में खुद ब खुद नहीं आता, मॉस्किटो होता है जो इस वायरस को हमारी बॉडी में लेके आता है, और इस मॉस्किटो को हम कहते हैं एडिस एजिप्टाई भी बोलते हैं, एडिस एजिप्टी भी बोलते हैं। हमने प्रोनाउंसिएशन पे बड़ा फोकस करना है, स्पेशली साइंटिफिक प्रोनाउंसिएशन। एजिप्टाई भी है, एजिप्टी भी है, आई प्रेफर एजिप्टाई। ठीक है, तो ये मॉस्किटो है जिसमें डेंगू वायरस है। ये मॉस्किटो जब हमें बाइट करेगा तो ये उस डेंगू वायरस को हमारी बॉडी में ले आएगा, जिससे हमें हो जाएगा डेंगू फीवर। हमें कैसे पता लगेगा, हमें बहुत सीवियर फीवर होगा, बहुत सख्त सर दर्द, हमारी बॉडी में पेन होगी, जॉइंट्स पेन होगी, जो हमें बताएंगी कि हमें फीवर हो गया है। वैक्सीन क्या है हम पढ़ेंगे टाइम आने पे, अभी मैं आपको लेक्चर के एंड पे थोड़ा सा बताऊंगा भी। तो हमारा पहला स्टेप क्या हुआ साइंटिफिक मेथड में, हमने मसला आइडेंटिफाई किया कि मसला क्या है, और उससे मुतल्लिक हमें तजस्सुस हुआ और हमने सवालात उठाए कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। जैसे हमने नोटिस किया कि जब जब किसी को मॉस्किटो बाइट करता है ना तो उसको बुखार हो जाता है। या मैं इसको ऑपोजिट करके कहूं तो मैं कहूंगा, मैंने जितने भी लोगों में देखा उन्हें बुखार हुआ तो मुझे दरियाफ्त करने पे पता लगा इन्हें सब ने मॉस्किटो से बाइट किया, इन्हें मॉस्किटो ने बाइट किया हुआ है। तो ये मेरी क्या है, प्रॉब्लम है जो मैंने आइडेंटिफाई कर ली है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मुझे इसके बारे में और इंफॉर्मेशन पता लगे ताकि मैं इसका हल निकालूं। तो मैं कहां पे आऊंगा, ये देखो, ये वो कातिल है जो हर वक्त हमले के लिए तैयार रहता है। अब हम करेंगे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है, पहली बात हमारे साइंटिफिक मेथड का दूसरा स्टेप है। तो हम करते क्या है, हम अपने बॉडी ऑर्गन्स को, सेंसेस को यूज करते हैं ताकि हम अपने मसले के मुताबिक इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सके। हम इंफॉर्मेशन के लिए डेटा का वर्ड भी यूज करते हैं। जो भी हमारा मसला है, जैसे डेंगू फीवर हमारे लिए एक मसला है, तो हम अपने सेंसेस को यूज करते हैं ताकि हम अपने मसले से मुताल्लिक इंफॉर्मेशन या डेटा इकट्ठा कर सके। यहां हमारे पास एक सिमुलेशन है, छोटी सी चीज है, हमने पढ़ी हुई है, देखी हुई है, छोटी क्लासेस में पढ़ लेते हैं कि कौन से 5 सेंसेस हैं जिन्हें हमारी बॉडी यूज करती है, हम सब जानते हैं। ऐसे ही है, जिन्होंने पढ़ा है मैसेज में टाइप कर सकते हैं। आईज है, ईयर है, टच है, नोज है। ठीक, ये देखें जी, ये हमारे वो 5 सेंसेस हैं जिन्हें हमने अप्लाई करना है ऑब्जर्वेशन के दौरान, इंफॉर्मेशन लेने के लिए। ये देखो, थोड़ा सा आप डिटेल देख लो क्या हो रहा है। आईज क्या कर रही हैं, ये सिग्नल लेती हैं, लाइट सिग्नल, और ब्रेन के एक हिस्से को देती हैं, और ब्रेन उस लाइट सिग्नल से हमें इमेज बना के देता है, जिससे हमें पता लगता है हम क्या देख रहे हैं। तो किसी चीज को देखना है, आपको आइज का इस्तेमाल करना है। साउंड वेव्स हैं, इनके लिए हमारी बॉडी में ईयर्स हैं। ठीक हो गया, नोज है स्मेल के लिए। अब ये जितने भी ऑर्गन्स हैं, टंग है टेस्ट के लिए, इनका काम ये होता है कि ये उस सिग्नल को रिसीव करते हैं
और ब्रेन के एक पार्ट को जाके देते हैं जो इसको रीड करता है और हमें बताता है कि हमने क्या चीज महसूस की, चखी, सूंघी, टेस्ट की, सुनी। ठीक है, ये हमारी स्किन है। तो ये आपके पास 5 हमारे सेंसेस हैं, स्लाइड पे आ जाए, जिन्हें हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए। ठीक है, जैसे अगर आप देखो, अगर आप किसी डेंगू के पेशेंट को देखोगे तो आपको उसमें फीवर, हेडेक, रैशेस, उसकी स्किन पे ना सुर्ख निशानात नजर आएंगे। आप देखोगे कि वो आपको बताएगा कि उसके जॉइंट्स में पेन होती है। सीवियर केसेस में हम देखते हैं कि रैशेस वाली जगह से बुखार, फीवर, ठीक है, रैशेस वाली जगह से ब्लीडिंग भी होती है, खून निकलना शुरू हो जाता है। ये बड़ा सीवियर केस होता है। ये देखें, ये आपके पास रैशेस हैं, तो जूम करें ना। जो डेंगू पेशेंट होता है, जब वायरस उसमें मल्टीप्लाई होके फीवर कॉज करता है तो हमें अक्सर उस पर रैशेस नजर आते हैं। इट इज वन ऑफ द सिम्टम। अब आप कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो? अपनी आइज के थ्रू आप सेंसेस अप्लाई कर रहे हो ऑब्जर्वेशन के लिए। अब हमारी ऑब्जर्वेशन दो तरह की है, एक को हम कहते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, दूसरी को कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, हमें क्वालिटीज या करेक्टरिस्टिक्स के बारे में मालूमात मिलती है। किसी भी चीज की अगर आप क्वालिटी देखना चाहते हो तो आप उसके कुछ खुसूसियात और करेक्टर्स को पढ़ते हो। जैसे अगर हम बात करें, कलर क्या है किसी चीज का, उसकी शेप क्या है, टेक्सचर क्या है, बिहेवियर क्या है, ये सब हमारी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। हम इन्हें मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, शेप क्या है, कलर क्या है, टेक्सचर क्या है, इसके लिए कोई नंबर नहीं है जिससे आपको पता लग जाए कलर कितना है, कम है, ज्यादा है। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन देखो, इन्हें हम मेजर करते हैं। ये हमें किसी भी चीज की क्वांटिटी के बारे में, अमाउंट के बारे में बताती है। फॉर एग्जाम्पल, साइज क्या है, आप साइज मेजर कर सकते हो, कम या ज्यादा, और उसे नंबर्स के थ्रू बता भी सकते हो। वेट क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये वो तमाम ऑब्जर्वेशंस हैं जिन्हें हम नंबर्स के थ्रू बताते हैं। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे रैशेस का पता लगेगा क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से। अगर मैं डेंगू पेशेंट को देख रहा हूं तो मैं उसकी बॉडी पे रेड रैशेस देखूंगा, ये मेरी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। इसे मैं नंबर्स में नहीं बता सकता कि रैशेस की नंबर कितने हैं, बस मैं इतना कहूंगा उसमें रैशेस हैं, कम है, ज्यादा है। लेकिन अगर मैं उसका टेम्परेचर देखूंगा तो ये मेरे पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, इसको मैं नंबर्स में बता सकता हूं। मैं उसे कहूंगा कि हमारे पास 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। लेकिन मैंने डेंगू पेशेंट को चेक किया है, उसके अंदर तो ये टेम्परेचर बढ़ के 100 डिग्री या 102 डिग्री हो गया फ़ारेनहाइट। तो इससे मुझे जरा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल गई कि जब मैंने क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को नंबर से बताया तो मुझे भी और आप लोगों को भी एग्जैक्ट पता लग गया कि टेम्परेचर कितना है। तो ये हमारे पास क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस हैं। फिर आती है बारी हाइपोथेसिस की। अब आपने हाइपोथेसिस को अंडरस्टैंड करना है। देखो, मैंने मसला पहचाना, फिर मैंने अपने सेंसेस अप्लाई किए और अपने सेंसेस से मैंने इंफॉर्मेशन ली। अब ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है ना, जब मैं इसको लिखूंगा, इसकी जो रिटन फॉर्म होती है, इसे बच्चों हम कहते हैं हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस साइंटिफिक मेथड का थर्ड स्टेप है। ये क्या है? ये आपके पास लॉजिकल टेस्टेबल स्टेटमेंट होती है जो कि हमें हमारे मसले का कॉज बताती है, वजह बताती है। ठीक है, हमने मसला आइडेंटिफाई किया, अपनी ऑब्जर्वेशन ली, अब हमने उसे लिखा है और लिख के हमने बताया कि मैंने ये कुछ जो ऑब्जर्व किया ना, इसकी ये वजह हो सकती। तो मैंने अपने प्रॉब्लम का जो कॉज बताया है, ये मेरा हाइपोथेसिस है। अब हाइपोथेसिस जो है ये लॉजिकल होता है, मैं अपनी लॉजिक अप्लाई करूंगा, मैं कोई बेतुकी बात नहीं करूंगा। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि चीजों को जब सिंप्लीफाई किया जाता है ना, तो वो असल मायने उसके खराब हो जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे को समझाते वक्त कहा जाता है कि जो हाइपोथेसिस है ये इलॉजिकल होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा कि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसकी कोई ना कोई रीजन दे रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी केस में हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और वो हाइपोथेसिस है कि डेंगू फीवर जो है इसे एक वायरस कॉज करवा रहा है
और इस वायरस को बॉडी में मॉस्किटो लेकर आता है। ये मेरा हाइपोथेसिस है। मुझे कैसे पता लगा? नंबर 1, मैंने देखा कि जिसको डेंगू फीवर हुआ है उससे पहले मच्छर ने काटा था, एक चीज। फिर मैंने उसका ब्लड सैंपल लेके देखा तो मुझे पता लगा कि उसके जो सेल्स है ना वो ठीक से काम नहीं कर रहे, वो एबनॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब मैं चूंकि बायोलॉजिस्ट हूं, मुझे पता है कि अक्सर आपके पास सेल्स जब ठीक से काम नहीं करते तो उसकी वजह यह होती है कि सेल्स के अंदर वायरस ने अटैक किया होता है। तो देखो, मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन से, अपने प्रीवियस नॉलेज से एक लॉजिकल स्टेटमेंट बना के दी है कि मॉस्किटो जो है ये असल में वायरस को हमारी बॉडी में एंटर करता है जब ये काटता है, और वो वायरस डेंगू फीवर काज करता है। तो ये मेरा एक हाइपोथेसिस है जो कि लॉजिकल है, मैं इसको टेस्ट कर सकता हूं। ठीक, सिर्फ एक चीज का फर्क है, और वो ये कि अभी मेरा हाइपोथेसिस वेरीफाइड नहीं है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि जो मैंने हाइपोथेसिस बनाया है ये सही है। इसके लिए फिर हम जाते हैं अगले स्टेप्स पे जहां हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम देखते हैं कि हम हाइपोथेसिस जो बना रहे हैं इसमें जो हमने कॉज आइडेंटिफाई की है इसका सॉल्यूशन क्या है। एक्सपेरिमेंट तभी करना है ना कि हमने जो मसला आइडेंटिफाई किया है हम उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब जो हाइपोथेसिस होता है इसकी कुछ खुसूसियात होती है। पहली, ये सिंपल होना चाहिए, आसानी से समझ आ जाए। देखो, आप लोगों को भी समझ आ रही है कि मॉस्किटो वायरस को बॉडी में एंटर करते हैं और वो वायरस फीवर कॉज कर देते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल है, क्लियर है, टेंटेटिव है जी। टेंटेटिव का मतलब होता है अभी हमने इसे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू साबित नहीं किया, ये एक्सपेरिमेंट से पहले की स्टेज है। ठीक है, ये कुछ खुसूसियात हैं। ये राजी हमारा मॉस्किटो। अब दो तरीके होते हैं हाइपोथेसिस को बनाने के। हमारे एसएलओ में एक ही तरीका है डिटेक्शन का, लेकिन एक पढ़ रहे हैं तो हमें दूसरे का भी पता होना चाहिए ताकि हम फर्क कर सकें। एक तरीका है हाइपोथेसिस बनाने का इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा तरीका है डिडक्टिव रीजनिंग। अब आपने इनका डिफरेंस समझना है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है? जिसमें हम स्पेसिफिक केस को लेते हैं और उससे ऑब्जर्वेशन करते हैं, और वो जो स्पेसिफिक केस से ऑब्जर्वेशन आती है उसे अप्लाई करके जनरल कंक्लूजन निकालते हैं। अभी मैं आपको समझाता हूं ये स्पेसिफिक और जनरल क्या चीज है, समझ रहे हो? इन लफ्जों को समझना है कि मैं स्पेसिफिक कहां यूज कर रहा हूं, जनरल कहां यूज कर रहा हूं। छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। आप में से एक स्कूल का एक स्टूडेंट है, फर्ज करो कि किसी भी एक स्कूल के एक स्टूडेंट को मैं पिक करता हूं, उससे क्वेश्चन करता हूं। जब मैं उससे क्वेश्चन करता हूं वो मुझे आंसर नहीं देता, ये क्या है? स्पेसिफिक केस है कि मैंने एक स्पेसिफिक स्टूडेंट से पूछा है। अब मैं इससे अगर ये नतीजा निकाल लूं कि अगर इस बच्चे ने मुझे सही आंसर नहीं दिया तो इसकी तमाम क्लास फेलोज जो हैं वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, उनको कुछ नहीं आता। ये क्या हुआ? जनरलाइज कंक्लूजन। मैंने सब पे अप्लाई कर दिया। मैंने एक बच्चे से पूछा, उसने मुझे सही आंसर दिया, मैंने कहा कि ये बच्चा बड़ा लाइक है, इसकी सारी क्लास ही बहुत लाइक है, सभी बच्चों को आता है। ये मेरा जनरल कंक्लूजन है। लेकिन मैंने जो केस स्टडी किया, जिस बच्चे को लिया, वो एक स्पेसिफिक केस था। इसे आप कहते हो इंडक्टिव रीजनिंग, कि आप एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हो, उसको ऑब्जर्व करते हो और उससे जो नतीजा निकालते हो उसे सब पे अप्लाई कर देते हो। ठीक हो गया? तो हम इंडक्टिव रीजनिंग में स्पेसिफिक से जनरल कंक्लूजन की तरफ आते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हम अपने केस स्टडी को लेते हैं, डेंगू फीवर को। मैं फर्ज करता हूं कि मेरे पास जब भी किसी पर्सन को मच्छर ने काटा तो उसमें डेंगू फीवर हो गया। ये मैंने ऑब्जर्व किया था कि जब भी किसी पर्सन को मॉस्किटो बाइट करता है उसमें डेंगू फीवर हो जाता है। ये एक स्पेसिफिक केस है क्योंकि मैंने सिर्फ पूरी इंसानों की आबादी में से उन्हीं लोगों को स्टडी किया है जिनमें डेंगू फीवर है, बाकियों को तो मैंने स्टडी नहीं किया। तो ये स्पेसिफिक केस है। अब देखो मैं जनरल कंक्लूजन कैसे निकालूंगा। मैं नतीजा अखज करूंगा कि इस इलाके में जहां डेंगू फीवर के पेशेंट है, इस इलाके के जितने भी मॉस्किटो है ना, इन सब में डेंगू वायरस है। हालांकि मैंने सब मॉस्किटो को नहीं पढ़ा, मैंने सबको स्टडी नहीं किया, लेकिन मैंने अखज कर लिया कि जिस इलाके से एक पेशेंट आया है, इस इलाके के जितने भी मॉस्किटोज हैं सभी में डेंगू वायरस है। तो ये क्या है?
इंडक्टिव रीजनिंग। इसके ऑपोजिट होती है डिडक्शन। डिडक्शन में आप ऑपोजिट करते हो। डिडक्शन में हम क्या करेंगे, हम अब लेक्चर को कंक्लूड करते हैं क्योंकि टाइम ऊपर हो रहा है। हम इसमें जनरल एग्जाम्पल से या जनरल ऑब्जर्वेशन से स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते हैं। अभी आपने देखना है कैसे। डिडक्शन क्या है, इसमें आप लॉजिकल प्रेडिक्शन बनाते हो। किसकी बुनियाद पे, जो आपका हाइपोथेसिस होता है। हमारा हाइपोथेसिस क्या था, फिर देखो, डेंगू फीवर इज कॉज्ड बाय वायरस, और वायरस को मॉस्किटो हमारी बॉडी में लेकर आ रहे हैं। ये हमारा हाइपोथेसिस था। अब हम डिटेक्शन जो है उसका मेथड अप्लाई करेंगे। इसे हम कहते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्शन में हाइपोथेसिस बनाने के लिए जो तरीका यूज होता है उसे आप कहते हो डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में हम दो लफ्ज बहुत इस्तेमाल करते हैं, इफ एंड देन। अगर ऐसा हो रहा है देन तो ऐसा होगा। तो देखो, हमने इफ और देन का इस्तेमाल करना है इंडक्टिव रीजनिंग में, और हम अपने हाइपोथेसिस से मुतालिक एक पेशन गोई करेंगे, प्रिडिक्शन करेंगे, लेकिन वो लॉजिकल होनी चाहिए, ऐसी बेतुकी नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल के बाद हम इसको क्लोज करते हैं, फिर आपसे क्वेश्चन भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मैं इफ से स्टार्ट कर रहा हूं। इफ बायोलॉजिस्ट हाइपोथेसाइज, अगर एक बायोलॉजिस्ट हाइपोथेसिस बनाता है और वो हाइपोथेसिस ये है कि डेंगू फीवर जो है इसको मच्छर फैला रहे हैं, मच्छरों के काटने से ये डेंगू फीवर फैलता है, ट्रांसफर होता है। ये क्या है, हाइपोथेसिस। इफ से स्टार्ट हुआ है, इफ डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज। अब देखो मैं यूज करूंगा देन इफ वी किल मॉस्किटोज द नंबर ऑफ डेंगू फीवर केसेस शुड बी रिड्यूस। अगर तो डेंगू फीवर मॉस्किटो की वजह से फैल रहा है, तब मैं अगर मॉस्किटोज किल कर दूं तो इसका मतलब है डेंगू फीवर के केसेस कम हो जाने चाहिए। ये क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग है। ठीक है, हमने ये डिडक्टिव रीजनिंग अपने हाइपोथेसिस के लिए बनाई है, क्योंकि हम अपने हाइपोथेसिस को चेक करना चाहते हैं। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक डिडक्टिव रीजनिंग अप्लाई करके कोई सोल्यूशन देना है, और वो सोल्यूशन ये है कि अगर आप मॉस्किटो किल करोगे ना, तो अगर हमारा हाइपोथेसिस सही हुआ तो मॉस्किटो किल करने से डेंगू फीवर के केसेस कम हो जाने चाहिए। ये आपकी डिडक्टिव रीजनिंग थी, जिसे आप डिडक्शन में करते हो। आगे हमने इसको अप्लाई करना है एक्सपेरिमेंट्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे एक्सपेरिमेंट्स और आगे रिजल्ट्स। ठीक है, हमारा लेक्चर यहीं तक था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने जान के वो जो रवायती मलेरिया वाली एग्जाम्पल है उससे हट के आपको एक रियल लाइफ न्यू सिनेरियो की एग्जाम्पल दी है, ताकि हम साइंटिफिक मेथड्स को अंडरस्टैंड करें। जब आप साइंटिफिक मेथड्स अंडरस्टैंड कर लोगे कि किस तरह से रिकॉग्निशन होती है, ऑब्जर्वेशन होती है, हाइपोथेसिस बनता है, हाइपोथेसिस को बनाने के लिए डिटेक्शन का मेथड यूज करते हैं, फिर कोई भी एग्जाम्पल ले लो, आपके लिए ये सब चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक, आपके पास 10 मिनट की ब्रेक है। लेक्चर लेट स्टार्ट हुआ था, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेक्चर टाइमिंग इस तरह एडजस्ट करनी पड़ी। 11:40 पे आप सबका इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट होगा। कल इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे बच्चों। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।